बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू हेल्प आईटी ट्यूटर। लेक्चर नंबर 15 है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस का टॉपिक चल रहा है। हम लोगों ने आज जो पढ़ना है, ठीक है, इसकी थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस के आपके पास क्या होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस थी, मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तीन आपने इनहेरिटेंस पढ़ी थी, जिनमें से फर्स्ट वाली जो थी इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, उसमें आपने तीन आप लोगों ने एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े थे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो आज हम लोग उनको पर्टिकुलरली यूज करके देखेंगे। हालांकि हमने अपने दोनों पिछले लेक्चर में से लेक्चर नंबर 13 14 के अंदर भी पब्लिक इनहेरिटेंस जो सी है उसे इंप्लीमेंट किया था सिंगल वाली को, लेकिन उसके अंदर हमने साथ में कांसेप्ट पढ़े थे कि एक्सेस करना हो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को तो क्या मामला होते हैं। लेक्चर नंबर 13 में 14 में उनके डाटा फंक्शंस को मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने का तरीका भी पढ़ लिया था, ठीक है। पर्टिकुलरली हमारा फोकस होगा कि हाँ सिंगल इनहेरिटेंस को पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को के जरिए इंप्लीमेंट करके देखें क्या मामला पेश आते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते, बड़ा छोटा सा प्रोग्राम है आपकी बुक में जो अवेलेबल है, ठीक है। उम्मीद है समझने में भी आपको आसानी होगी, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? इनहेरिटेंस यूजिंग द पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, दो अपनी जो रेगुलर आप लोग अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर हेडर फाइल लेते हैं, हमने वही लिखी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम.h के नाम से और कंसोल इनपुट आउटपुट.h, ठीक है। स्टार्ट किया, आपने दो क्लासेस बनाई है यहां पे, एक पेरेंट क्लास है और एक आपकी चाइल्ड क्लास है, और इन दोनों क्लासेस को आपने उसमें जोड़ दिए किसके जरिए? इनहेरिटेंस के जरिए। कैसे पता चला इनहेरिटेंस है? क्योंकि चाइल्ड क्लास के आगे कॉलन लगा के आपने अपनी दूसरी क्लास, किसी भी क्लास का नाम लिख दोगे तो ये चाइल्ड वाली क्लास इस क्लास के साथ क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। और जुड़ने से फायदा क्या होता है? इसके अंदर मौजूद चीजों का वो एक्सेस कर पाती है, इनहेरिट कर पाती है। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। पेरेंट क्लास बड़ी छोटी सी बनाई है हमने, उसमें क्या किया है? तीनों एक्सेस स्पेसिफायर लिखे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है। और तीन उनके अंदर क्या किया? एक वेरिएबल ले लिया ए बी सी के नाम से, ठीक है। और चाइल्ड क्लास के अंदर हमने सिर्फ दो फंक्शन मेंबर फंक्शंस बनाए हैं, एक का नाम इनपुट रखा है, एक का नाम आउटपुट। इनपुट के अंदर ए और बी को यूज किया है, आउटपुट के अंदर ए और बी को डिस्प्ले करवाया, ठीक है। थोड़ी सी मैं चेंजिंग करता जरूर, मैं आपको फिर आगे बताता हूं उसके बारे में भी। इधर आप लोग प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड कर लें, और कॉलन, और इधर हम लोग क्या कर लेते हैं? प्राइवेट लिख देते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर आपने क्या लिखा हुआ है? पब्लिक। पब्लिक के नीचे एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का नाम है a, ठीक है। और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में क्या पढ़ा है? अगर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे आप लोग कोई चीज लिखते हो, चाहे आपका वो डाटा मेंबर यानी कि वेरिएबल और मेंबर फंक्शन यानी कि कोई सा भी फंक्शन हो, वो क्या होता है? ना सिर्फ उस क्लास में इस्तेमाल हो सकता है बल्कि किसी और क्लास में भी जिसमें से इनहेरिट किया गया हो उसमें भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली मेन अपना फंक्शन जो है उसके अंदर भी, हालांकि मेन के अंदर हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड पेरेंट के साथ जुड़ा, पेरेंट के अंदर ए पड़ा हुआ है, लेकिन स्टिल मैं इस ए वेरिएबल को डायरेक्टली यहां पे अपनी मेन क्लास में इस्तेमाल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पब्लिक। एक चीज, अगला आपने क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि प्रोटेक्टेड वाला क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जिस क्लास में लिखा उस क्लास में यूज होता है, या जिसमें इनहेरिटेड है इस क्लास में भी ये इस्तेमाल हो सकता है। प्रोटेक्टेड के अंदर आपने क्या लिखा है? बी नाम का वेरिएबल, तो ये बी जो है इस क्लास में भी यूज हो सकता है, इस क्लास में जहां मर्जी से यूज करना तो वो हो जाएगा। और साथ ही साथ पेरेंट आपकी क्लास चाइल्ड के साथ जुड़ी है, तो चाइल्ड इस पेरेंट के अंदर मौजूद प्रोटेक्टेड वाले बी को भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बी को इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन ये वाला बी जो है डायरेक्टली मेन के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, तीसरी चीज क्या थी? प्राइवेट। प्राइवेट के बारे में क्या लिखा था? प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है? अपने नीचे लिखे हुए वेरिएबल्स यानी कि डाटा मेंबर्स को, और यहां अपने नीचे लिखे हुए मेंबर फंक्शंस को क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ अपनी ही क्लास के अंदर यूज कराएगा, ना वो इनहेरिटेड वाले में यूज हो सकता है वो वाला वेरिएबल या फंक्शन, ना ही वो आपके पास क्या होगा?
मेन के अंदर इस्तेमाल हो पाएगा। ठीक है, इस तरह से इनकी दर्जाबंदी, इनके लेवल्स हैं, इनकी रिस्ट्रिक्शंस है, इनको एक्सेस करने के मेथड्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया है, सबसे पहले अपनी पेरेंट क्लास को पब्लिकली क्या किया है, इनहेरिट किया है। इससे फायदा क्या होगा, जब हम लोग पेरेंट को पब्लिकली इनहेरिटेड करेंगे तो चाइल्ड जो है पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद पब्लिक और प्रोटेक्टेड वेरिएबल को अपने अंदर एज अ पब्लिक के तौर पे लेके आएगा, जिससे फायदा ये होगा कि अगर मैं एक और नीचे क्लास बना लूं ग्रैंड चाइल्ड के नाम से और उसके अंदर भी इस ए और बी को यूज करना चाहूं जो कि किसमें पड़े, पेरेंट में, तो इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, अगर मैं नीचे कोड लिख दूं, ग्रैंड चाइल्ड के नाम से क्लास बनाऊं, उसके अंदर भी ए और बी को इस्तेमाल करूं, ठीक है, तो ग्रैंड क्लास के साथ किसको इनहेरिट कर दूं, चाइल्ड को, चाइल्ड के साथ इनहेरिट कर दूं किसको, पेरेंट को, तो ग्रैंड चाइल्ड वाली क्लास में जाके इस पेरेंट वाली क्लास के अंदर मौजूद ए और बी दोनों को इस्तेमाल कर सकता है। कब, जब आपने पब्लिकली इन दोनों को क्या किया हो, चाइल्ड और पेरेंट को जोड़ा हो। ठीक है, अगर मैं यहां पे प्राइवेट लिख दूं, सॉरी पहले प्रोटेक्टेड की बात करें, अगर मैं यहां पे प्रोटेक्टेड लिख दूं तो फिर क्या होगा, तो पब्लिक वाला वेरिएबल और प्रोटेक्टेड वाला वेरिएबल ना सिर्फ इस क्लास में यूज हो सकता है बल्कि इस क्लास में भी यूज हो सकता है, लेकिन जो तीसरी क्लास बनाओगे उसमें प्रोटेक्टेड वाला जो होगा वो कतई यूज नहीं होगा। ठीक है, ना ही आपके पास जो होगा ए होगा उसके एक्सेस करने देगा। वजह, क्योंकि आपने क्या लिखा होगा यहाँ पे प्रोटेक्टेड। अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिख दूंगा तो पेरेंट के अंदर मौजूद जो वेरिएबल है उनको एज अ प्रोटेक्टेड के तौर पे क्या करेगा, वो एक्सेस कर पाएगा और या कह लो कि उसे प्रोटेक्टेड बना देगा, प्रोटेक्टेड डाटा टाइप का बना देगा, प्रोटेक्टेड एक्सेस टाइप का बना देगा, जिससे वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट क्लास के अंदर वेरिएबल यूज हो पाएंगे पेरेंट के, ठीक है, और सिर्फ चाइल्ड और किसी में यूज नहीं हो पाएंगे। और अगर मैं प्राइवेट लिख दूं फिर तो आपके पास क्या होगा, प्राइवेटाइज, फिर तो आपके पास क्या होगा, वहां पे मौजूद कोई सा भी, मैं पब्लिक वाला भी उठा के यहां पे ले आऊंगा तो वो यहां पे तो यूज कर लेगा, लेकिन यहां पे भी ऐसा क्या लेकर आएगा, उसे प्राइवेट के तौर पे। बाहर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फिर आपको शायद ज्यादा बेहतर समझ आए। स्टार्ट करते हैं। क्लास है, क्लास में 3 वेरिएबल है, समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता चलूं। पब्लिक वाला पार्ट में नीचे जो ए वेरिएबल है, ना सिर्फ ये ए जो है इस पेरेंट क्लास में यूज हो सकता है, बल्कि जहां पे पेरेंट को इनहेरिट किया है, चाइल्ड के साथ इनहेरिट किया है, ये चाइल्ड के अंदर भी डायरेक्टली मैं देखो ए, यहां पे कोई ए नाम का वेरिएबल नहीं बनाया, लेकिन डायरेक्टली ए को यहां पे भी यूज कर सकता हूं, प्लस इस मेन में भी डायरेक्ट ए नाम के वेरिएबल को यूज करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि वो पब्लिक है। ठीक है, दूसरा प्रोटेक्टेड के बारे में मैंने क्या रिवाइज किया आपको कि ये जो प्रोटेक्टेड वाला है ये मेन में यूज नहीं होगा, इसकी रिस्ट्रिक्शन मेन में खत्म हो जाती है, मेन में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। ये प्रोटेक्टेड वाला सिर्फ अपनी क्लास में यूज हो सकता है या जहां पे इनहेरिट किया हो वहां पे यूज हो सकता है, मेन में इस्तेमाल नहीं होगा। तीसरी चीज आपको क्या बताई थी अभी कि जो प्राइवेट में आपने सी नाम का वेरिएबल लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास में होगा। इट मीन इनहेरिटेड क्लास जो सी चाइल्ड है, चाइल्ड जो पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, इस चाइल्ड के अंदर भी उस सी को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो वहीं पे आपके पास क्या है, प्राइवेट हो चुका होगा। ठीक है, मेन का फंक्शन की बात ही दूर, वो इस क्लास में भी इनहेरिट नहीं होगा, इसलिए आपके इस कोड में कहीं पे भी सी नजर नहीं आ रहा। अगर आप गलती से यहाँ पे कहीं पे सी लिख देंगे, ठीक है, तो आपके पास एरर आ जाएगा कोड में। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास में मैंने क्या किया, पहले तो इनहेरिट कर लिया, दूसरा क्या किया, 2 मेंबर फंक्शन बनाए, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट में क्या किया, अपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू ली ए और बी। सी में इसलिए नहीं ली क्योंकि सी क्या था, प्राइवेट, सी उस क्लास के अलावा बाहर कहीं पे इस्तेमाल नहीं होगा, इनहेरिटेड क्लास में भी नहीं होगा। जो क्लास आपकी इनहेरिट कर रही है ना उस क्लास में भी सी ने इस्तेमाल नहीं होना, करोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सी हमने नहीं किया, सिर्फ ए और बी को किया है। ठीक है, और आउटपुट वाले में क्या किया, ए और बी को डिस्प्ले करा दिए। ठीक है, अब हमने मेन में क्या किया, चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, बाकी आपको वर्किंग थोड़ी सी पता है, लेकिन मैं फिर भी रिवाइज करता चलूं। जब आपके पास सबसे पहली लाइन कंपाइलर ही चलाएगा, प्री प्रोसेसर आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और उसके अंदर मौजूद ये जो आपकी हेडर फाइल है इनको रीड करेगा, वापस आएगा, कंपाइलर एक्टिवेट होगा, कंपाइलर मेन क्लास मेन फंक्शन ढूंढेगा, मेन फंक्शन नहीं मिला, यहां पे मिला तो कंपाइलर यहां से अपनी एग्जीक्यूशन क्या करेगा, जैसे मेन फंक्शन मिल जाएगा उसके अंदर आगे अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा।
जैसे उसने ये लाइन पढ़ी, रीड की, आपके पास क्या होगा, मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो कि टोटली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, चाइल्ड क्लास। इट मीन चाइल्ड में जो कुछ भी मौजूद है वो सारा कुछ किसको मिल जाएगा, ओबीजे को। ठीक है, और साथ ही साथ आपने पढ़ा हुआ है जब आप लोग ऑब्जेक्ट बनाते हो, इमेज क्रिएट करते हो, तो आपके पास क्या होता है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है उसके आपके पास क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी क्रिएट हो जाते हैं, प्राइवेट वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट हो जाता था, पब्लिक प्राइवेट सॉरी पब्लिक जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं उसमें लिखे वो भी क्रिएट हो जाते हैं, प्लस आपका कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट होता है। तो हम चाइल्ड में देखते हैं वेरिएबल कोई है, यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर भी फिलहाल मौजूद नहीं है। साथ ही साथ क्या इनहेरिटेड क्लास पेरेंट जुड़ी हुई है, अगर इसमें कोई कंस्ट्रक्टर वेरिएबल वाला पार्ट नहीं है तो साथ ही साथ क्या करेगा, पेरेंट वाली में भी जाके चेक करेगा। पेरेंट वाली में जाए तो हमारे पास क्या है, आपके पास 3 वेरिएबल्स बने हुए हैं, वो क्या करेगा, आपके पास इस ए वाली वेरिएबल को क्रिएट कर देगा, बी वाले वेरिएबल को क्रिएट करेगा, सी वाले को क्रिएट करेगा। बात गौर से सुनिए, क्रिएट कर रहा है लेकिन एक्सेस नहीं करेगा, इसे इस्तेमाल नहीं करेगा, इस्तेमाल उसी सूरत में करेगा अगर इसे इसी क्लास में कहीं पे यूज कर रहे हो। तो बहरहाल पहली लाइन चली, आपके पास वेरिएबल और उसने कंस्ट्रक्टर चलाने थे, चाइल्ड के अंदर जाके वेरिएबल कंस्ट्रक्टर कोई भी नहीं था, तो क्या किया उसने, इनहेरिटेड क्लास में गया, उसमें जाके चेक किया, यहाँ पे वेरिएबल मौजूद थे, वेरिएबल को क्रिएट कर दिया और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो उनको नहीं चलाया, वापिस आ गया इसी लाइन पर। नेक्स्ट आपके पास ये लाइन चलाई, ओबीजे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइल्ड को, चाइल्ड क्लास में जाके किसको ढूंढेगा, इनपुट नाम के आपके मेंबर फंक्शंस को। तो यहाँ पे आके इनपुट नाम का फंक्शन ये पड़ा हुआ है, उसने इसका एग्जीक्यूट किया, सबसे पहली लाइन ये चली, काउट की डबल कोटेशन में जो कुछ लिखा होता है वो आपकी स्क्रीन पर एज इट इज नजर आता है। तो मैं यहीं पे आउटपुट स्क्रीन ड्रॉ कर लेता हूं, समझ लेते हैं ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, आप लोगों ने आउटपुट लाजमी लिखा करनी है, हर सूरत में लिखा करनी है पेपर में, आपने डिमांड की जाए, कोई आपसे डिमांड करता नहीं करता, आप लोगों ने आउटपुट लाजमी दिखाया करनी, चाहे वर्किंग दिखाए ना कहें, आपने आउटपुट लाजमी दिखाना। तो सबसे पहली लाइन ये चली, एंटर वैल्यू ऑफ ए, स्क्रीन पे ये मैसेज लिखा आ गया जो भी डबल कोटेशन में था, एज इट इज, जैसा है वैसा ही नजर आ गया। नेक्स्ट आपके पास सीन की लाइन चली, सीन क्या करता है, आपके पास यहां पे आपके कर्सर को तब तक ब्लिंक करता रहेगा जब तक आप कीबोर्ड से कोई वैल्यू लिख के एंटर का बटन प्रेस नहीं करते। एंटर के बटन का प्रेस होना जरूरी है, चाहे कोई भी वैल्यू ना लिखे और एंटर का बटन दबा दे, बाहर अल्फाबेटल एरर आ जाएगा। आप लोग ने क्या करना है कि कोई ना कोई वैल्यू लिख लेनी है, तो हम लोग कोई वैल्यू लिख लेते हैं, लेट्स सपोज मैं एज अ यूजर खुद ही कोई वैल्यू लिखता हूं, 15 लिख देते हैं और एंटर का बटन दबाया, जैसे एंटर का बटन दबाया वो 15 सी इन ने लाकर किसमें स्टोर करा दिया, ए में, तो मेमोरी में ए में 15 चला गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कौन सी लाइन चली, ये सी आउट की, सी आउट के डबल कोटेशन में जो कुछ है वो इंसर्ट किया जाएगा सी आउट में, सी आउट का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएगा उसे एज इट इज, जैसे वो है वैसे ही डिस्प्ले कराएगा। तो स्क्रीन पे क्या नजर आ गया आपको, एंटर वैल्यू ऑफ बी, एज इट इज डिस्प्ले करा दिया, लाइन खत्म हुई, स्टेटमेंट खत्म। नेक्स्ट लाइन पे गया, आपके पास सी इन की लाइन चलाई, सी इन की लाइन चली तो क्या होगा, कर्सर यहां पे तब तक ब्लिंक करता रहेगा जब तक कि कोई वैल्यू लिख के आप लोग एंटर का बटन प्रेस नहीं करते। तो एज अ यूजर मैं खुद ही कोई वैल्यू लिखता हूं, यहां पे मैं 4 लिख देता हूं, ठीक है, और एंटर का बटन दबाते हैं हम लोग, तो ये 4 आपके पास सी इन का जो ऑब्जेक्ट है बी में लाके इंसर्ट करवा देगा, तो बी में आपके पास क्या आ गया, 4। आपके पास बॉडी यहाँ पे क्या हो जाती है, खत्म, जैसी बॉडी खत्म, कंट्रोल रिटर्न होकर वापस वहीं पे चला गया जहां से वो आया था, यहाँ पे आ गया वापस इसी लाइन पे। फिर एग्जीक्यूशन आगे बढ़ेगी, ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद आउटपुट के फंक्शन को कॉल करो। आउटपुट फंक्शन लिखा है ना, आगे पैरेंथेसिस डली है, ये फंक्शन की निशानी, तो फंक्शन को कॉल करना है। ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड के अंदर जाके आउटपुट का फंक्शन पहले ढूंढो। चाइल्ड में गए, चाइल्ड में जाके आउटपुट का फंक्शन ढूंढा, ये मिल गया, इसे उसने एग्जीक्यूट किया, बॉडी को चलाया, बॉडी में सबसे पहली लाइन क्या, सी आउट, सी आउट के अंदर सबसे पहले इंसर्ट हुई है आपके पास स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के डबल कोटेशन में जो कुछ होता है वो स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले होता है। तो आपके पास क्या लिखा देगा, दी वैल्यू ऑफ ए इक्वल एज इट इज, आगे इंसर्शन के बाद क्या, ए डबल कोटेशन के बगैर, तो क्या कंसीडर होगा, वेरिएबल, तो वेरिएबल कंसीडर होगा तो कंपाइलर क्या करता है,
मेमोरी में जाकर ए की वैल्यू ढूंढता है और उसको उस वैल्यू को यहां पर आकर डिस्प्ले कराता है। ए की वैल्यू क्या आपके 15, तो यहां पे वो क्या करेगा 15 लेके आकर डिस्प्ले करवा देगा। एक लाइन खत्म, अगली लाइन चली, ठीक है, सेमीकोलन है ना, स्टेटमेंट खत्म, अगली लाइन चली, अगली लाइन का सी आउट। दोबारा सी आउट क्या करता है, सी आउट अपने साथ लिखे हुए इंसर्ट के साइन के साथ लिखी हुई चीजों को स्क्रीन पे लेके जाकर डिस्प्ले कराता है। तो सबसे पहले इंसर्शन के साइन के साथ क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग, डबल कोटेशन में क्या लिखी है, स्ट्रिंग, डबल कोटेशन में जो कुछ लिखा होता है वो स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले करवाना है। तो क्या आएगा यहां पर स्क्रीन पे आउटपुट, द वैल्यू ऑफ बी इक्वल का निशान, जो कुछ था एज इट इज आपने वहां पे छाप दिया। यहां तक मामला खत्म, अगला इंसर्शन पे जाएगा। अगले इंसर्शन पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, सिंपली बी, डबल कोटेशन के बगैर क्या कंसीडर होगा, ये वेरिएबल। तो वेरिएबल जब कंसीडर होता है तो कंपाइलर क्या करता है, आपके पास रैम में जाता है, चेक करता है बी के अंदर जो वैल्यू स्टोर पड़ी है उस वैल्यू को आपके स्क्रीन पर क्या करेगा, डिस्प्ले। तो बी में क्या पड़ा आपके पास 4, तो बी अपनी जगह क्या लाकर डिस्प्ले करवा देगा 4। ये बॉडी में आपके पास क्या होगी, खत्म। बॉडी खत्म होते ही कंट्रोल वापस वहीं पे चला जाएगा जहां से आया था। आगे क्या गेट चाहिए, तो आपका प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म। तो ये क्या था, पब्लिक इनहेरिट। आपने पब्लिकली क्या किया था, दो क्लासों को इनहेरिट किया था, जोड़ा था, और उसने क्या किया, आपके पास पेरेंट क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड वाले वेरिएबल को एज अ पब्लिक वेरिएबल लेकर आकर यहां पर आपके पास डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। और ये पब्लिक वाले जो आपके जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड वाले वेरिएबल है, इसमें तो यूज हुए ही हुए हैं ना पब्लिक की वजह से। ये अगर आप लोग क्या करो, नीचे एक और क्लास बना दो, जो कि हम लोग पढ़ेंगे जब मल्टी लेवल आप इनहेरिटेंस पढ़ोगे इंशाल्लाह। इससे अगला टॉपिक ही है हमारा, ठीक है, 16वें या 17वें लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे वो। तो मल्टीपल और मल्टी लेवल जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे कंसेप्ट, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये वाला मामला यहां तक ही था, ठीक है। ये प्रोग्राम आपके पास एग्जीक्यूट हो गया, पब्लिकली आपने इनहेरिट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक वाला काम कर लिया, प्राइवेट पे चलते हैं, बल्कि प्राइवेट से पहले प्रोटेक्टेड देख लेते हैं। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड करने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि अब आपने क्या किया, चाइल्ड और पेरेंट को आपस में कनेक्ट तो कर दिए, जोड़ तो दिए, और पेरेंट की चीजों को इनहेरिट तो कर रहे हो, लेकिन एज अ प्रोटेक्टेड। तो क्या करेगा, इसके जो भी वेरिएबल वो एक्सेस कर सकता है, चाइल्ड पेरेंट के जो भी वेरिएबल एक्सेस कर सकता है उनको प्रोटेक्टेड तौर पे अपने पास लाएगा। इसका मतलब है वो वेरिएबल पेरेंट में तो यूज हो रहे हैं, पेरेंट में तो हो रहे हैं, वो आपके चाइल्ड के अंदर तो यूज होंगे, लेकिन अगर आगे कोई फर्दर क्लास बना दी जाए तो उसके अंदर वो यूज नहीं हो पाएंगे, बाकी तमाम वर्किंग सेम रहेगी, ठीक है। इस वक्त क्या होगा, यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखा, मेन का कोड चला, पहले आपके पास क्या होगा, रैम में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, आपके पास कंपाइलर वेरिएबल एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे कोई कंपाइलर सॉरी कंस्ट्रक्टर और वेरिएबल एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर कोई वेरिएबल नहीं है, ओके। आगे क्या होगा, पेरेंट क्लास में जाएगा, पेरेंट क्लास में आपके पास क्या है, वेरिएबल मौजूद है, वेरिएबल आपके पास क्या होंगे, रैम में क्रिएट हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टर नहीं है, ओके ठीक है, नहीं है तो ठीक है, क्या होगा, पेरेंट वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा और कंट्रोल उठ के दोबारा इस लाइन पे वापस अगली लाइन चलेगी। ऑब्जेक्ट के अंदर इनपुट, ऑब्जेक्ट इसके रिप्रेजेंट कर रहा है चाइल्ड, तो चाइल्ड के इनपुट वाले फंक्शन को चलाएगा, चाइल्ड के इनपुट वाला फंक्शन चलाया, स्क्रीन पर दोबारा एंटर दी वैल्यू लिखाएगा a, और दोबारा क्या होगा, हम लोग स्क्रीन पे यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, वो a में चली जाएगी और आपके पास मेमोरी में आके यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टोर्ड। यहाँ पे 15 था तो दोबारा 15 आके स्टोर्ड। अगली लाइन चलेगी, एंटर दी वैल्यू ऑफ b, एंटर दी वैल्यू ऑफ b लिखा आ गया, जो वैल्यू इंसर्ट की वो b में आके स्टोर, b में क्या वैल्यू एंटर की हुई है 4। उसी तरह सारा कुछ वही है, ठीक है। ब्रैकेट खत्म होगी, कंट्रोल वापस आएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद आउटपुट का फंक्शन चलेगा, ऑब्जेक्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड का आउटपुट वाला फंक्शन भी चलेगा और स्क्रीन पर आपके पास दोबारा आउटपुट भी आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या है, वर्किंग में इतना फर्क है कि यहां पे प्रोटेक्टेड लिख देने से ये जो आप लोग a और b को उठा के यहां पे यूज कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ यहां पे यूज होंगे। अगर फर्दर नीचे की और क्लास बना ली जाए उसके अंदर जाके ये a और b आपके इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसी तरह तीसरे एक्सेस स्पेसिफायर में जाएं, प्राइवेट की बात करें तो जैसे ही मैं यहां पे प्राइवेट लिखता हूं, प्राइवेट क्या करेगा, प्राइवेट पेरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनको एज अ प्राइवेट के तौर पे अपने पास लेकर आएगा।
इस ए को भी जो कि वहां पे पब्लिक है ना उसे अपने पास एज अ प्राइवेट के तौर पे लाएगा, उस बी को भी अपने तौर जो कि वहां पे प्रोटेक्टेड है अपने पास प्राइवेट के तौर पे लाएगा। और प्राइवेट के तौर पे अगर लेकर आ रहा है तो अंडरस्टूड बात है, प्राइवेट वाली चीज क्या होती है जहां पे डिफाइन हो वहां तक यूज होती है, उससे बाहर कहीं और यूज नहीं होती। तो आपके पास ए और बी यहां पे तो यूज हो पाएगा, बाकी कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेम बिहेवियर प्रोटेक्टेड जैसा ही होगा, ठीक है। तो ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के अंदर सिंगल इनहेरिटेंस में आपके पास क्या थी, इसकी वर्किंग थी प्रोग्राम की, ठीक है। इसकी मजीद थोड़ी सी वर्किंग आपको पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के आपको वहां पे मल्टी लेवल और मल्टीपल के अंदर हम इंशाल्लाह और क्लियर करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि अगर यहाँ पे पब्लिक इस वक्त पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड लिखने से प्रोग्राम के ऊपर कोई खास इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा। तो ये इफेक्ट बेसिकली पड़ता कब है, जब आप लोग मल्टी लेवल या मल्टीपल इनहेरिटेंस पे जाओगे, वहां जाके थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा। बाकी ओवरऑल आपके अगर सिंगल लेवल तक आप लोग रहोगे तो इतना खास फर्क आपको महसूस प्रोग्रामिंग के लिहाज से, आउटपुट के लिहाज से इतना खास फर्क महसूस नहीं होता। कॉन्सेप्ट टेक्निकली फर्क महसूस होगा, टेक्निकली आपके पास क्या होता है ये चीज इफेक्ट करती है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इंशाल्लाह इसे मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं, मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आपकी सारा का सारा कांसेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर और आपका इनहेरिटेंस का टॉपिक भी क्या हो जाएगा खत्म। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।